मैं वडेरे की बेटी थी। कम उम्री में एक दिन अपने नौकर के साथ घर से भाग गई, लेकिन जो ही हामला हुई तो वो मुझे सड़क पर छोड़कर चला गया। मैं रो रही थी जब अचानक एक औरत मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ ले गई और एक कमरे में लाकर बंद कर दिया। वहाँ ढेरों नौकर मेरी खिदमत करते। हैरत की बात यह थी कि जब भी वो औरत कमरे में जर्द रंग की साड़ी पहनकर आती तो मैं बेहोश हो जाती, और जब होश में आती तो सर और पांव पर कालक लगी होती और सर भी भारी होता। एक दिन इस औरत के आने से पहले ही नाक में रुई ठूंस कर लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि वो तो मैं एक बहुत बड़े वडेरे की बेटी थी। मगर यूं लगता था कि जैसे मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि वो तोता हूँ जिसमें उनकी जान थी। बाप का प्यार मिला, माँ की चाहत मिली, जबकि अपने भाई की तो मैं राज दुलारी थी। यूं लगता था जैसे दुनिया जहान की तमाम नेमतें मेरे कदमों में ढेर रहती हैं। मुझे मालूम ही नहीं था कि कैसी चीज की ख्वाहिश की जाती है, क्योंकि मेरे कहने से पहले ही हर चीज मेरे पास मौजूद होती थी। मैं हसीन भी बहुत थी, इसलिए जैसे जैसे जवानी की सीढ़ी चढ़ती गई मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगती गई। अब्बू ने मेरे लिए दूसरे गांव के अपने हमपल्ला वडेरों के बेटे का रिश्ता मंजूर कर लिया था। मुझे इस शादी से कोई एतराज भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं आया था। भाभी भी मेरे होने वाले शौहर की बहुत तारीफ करती थी, जबकि उसकी तस्वीर देखकर मैं तो इस पर फिदा हो गई थी। मैं सच में खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मैंने जिस चीज़ की जिस तरह की ख्वाहिश की थी वो मुझे मिली थी। लेकिन शायद फिर मैंने खुद ही अपनी किस्मत को नज़र लगा दी थी। मैं खुद ही अपने नसीबों को स्याह करने पर तुल गई थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। आज से ठीक 2 माह बाद मेरी शादी थी। अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी न रहे, इसलिए उन्होंने नौकरों की फौज भर्ती कर ली थी। इन्हीं दिनों अब्बू ने एक नया लड़का काम पर रखा था। चूंकि अब हर वक्त बाजार का आना जाना था, तो उन्होंने वो लड़का ड्राइवर के तौर पर रख लिया था। लड़का काफी सुलझा हुआ था, नजर झुकाकर बात करता। मैं और अम्मी कई दफा उसके साथ बाजार तक गई थी। एक दिन जब मैं और अम्मी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं घर वापस जाना चाहती थी, मगर अम्मी कहने लगी, मायरा तुम तो जानती हो कि शादी वाला घर है, बाजार के लिए रोज रोज वक्त नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करना तुम गाड़ी में ही आराम कर लेना, जबकि मैं बाजार से चंद ज़रूरी काम निपटा आऊँगी। मैं तुम्हारे ससुरालियों के लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। अम्मी की भी मजबूरी थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। अम्मी खुद मार्केट चली गईं, जबकि ड्राइवर को सख्ती से ताकीद कर दी कि तुम बीबी जी के पास ही रहना। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फौरन से उन्हें पेश कर देना। मुझे तो लगा था कि वो लड़का गाड़ी के बाहर मुअद्दब सा होकर खड़ा हो जाएगा, जैसे कि बाकी ड्राइवर किया करते थे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो बड़ी दीदा दलेरी से गाड़ी में आकर बैठ गया था। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुई थी। एक पल के लिए ख्याल आया कि उसे कह दूं कि तुम बाहर खड़े होकर अम्मी का इंतज़ार करो, मगर जब बाहर नज़र दौड़ाई तो सख्त गर्मी थी, इसलिए मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने सोचा अगर वो थोड़ी देर के लिए एसी में बैठ गया तो मेरा क्या चला जाएगा। यूं मैंने कार की सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थीं, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। तब मैंने देखा हमारा नया ड्राइवर जैन बैक व्यू मिरर से मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मेरी गोरी ने भी उस पर कोई असर नहीं डाला था। वो हनूज मुझे देखता रहा। तब मैं चिढ़कर बोली, क्या बात है, क्यों देख रहे हो मुझे इस तरह? जैन मुस्कुरा कर बोला, मैं आपको नहीं देख रहा, अल्लाह का एक शाहकार देख रहा हूँ। मैं अल्लाह की मुसव्वरी से बहुत मुतासिर हो गया हूँ। कैसे उसने आपके चेहरे की एक एक चीज़ नाप तोल कर बनाई है। मैं जैन की बात सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। मैं बिला वास्ता में मेरी तारीफ कर रहा था, मगर मैं उसे टोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसने इस चीज़ को कोई और ही रंग दे दिया था। मैं जिंदगी में पहली बार किसी वजह से अजीब से जज्बात का शिकार हुई थी। मैं गाड़ी से उतरकर अम्मी के पास मार्केट चली गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मैं बोली, अम्मी अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये सब पहली दफ़ा तो हुआ था, मगर आखिरी बार नहीं हुआ था।
اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ زین مجھے چپکے چپکے سے کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے جذبات ہوتے تھے کہ میں گھبرا جاتی تھی۔ ایک دن اس نے موقع پا کر مجھے کہہ دیا تھا۔ وہ بولا، ماہرہ، میں جانتا ہوں کہ آپ مخمل ہیں اور میں ٹاٹ، مگر یہ ٹاٹ آپ پر فدا ہو گیا ہے۔ میں آپ کی محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس محبت کی کوئی منزل نہیں ہے، مگر میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں آپ سے اپنے دل کا حال کہہ کر خود کو آزاد کر لینا چاہتا ہوں۔ زین نے اس دن کے بعد خود کو آزاد کر لیا تھا، مگر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میں اپنی حویلی کی چار دیواری میں پلی بڑی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی مرد سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب مرد اظہار محبت کرتا ہے تب عورت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں، یا تو وہ اس مرد کی محبت کو قبول کر لیتی ہے یا پھر ٹھکرا دیتی ہے۔ کاش مجھے اس بات کا علم ہوتا۔ میں اس کی محبت کو تبھی ٹھکرا سکتی تھی جب مجھے ان معاملات کی سمجھ بوجھ ہوتی۔ میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ زین اب مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ ہر مشکل پار کر سکتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی زین سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اس کی خاطر ہر امتحان سے گزر سکتی تھی۔ وہ مشرق تھا تو میں مغرب، ہم دونوں کا ملاپ ناممکن تھا، مگر زین ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بولا، میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ باپ جس نے آج تک مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، میری ہر خواہش کا خیال رکھا تھا، پھر میں اس کی عزت کو کیسے داغدار کر سکتی تھی؟ میں نے انکار کر دیا تھا۔ زین رونے لگا تھا۔ وہ بولا، تم نے اگر مجھے ٹھکرانا ہی تھا تو پھر میری محبت کو قبول کیوں کیا تھا؟ میں بولی، زین، میں تمہیں ٹھکرا نہیں رہی، بلکہ میری مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ مگر زین نے مجھے اپنی محبت کے اتنے واسطے دیے کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو زندہ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، اور یوں میں نے شادی سے 3 دن پہلے گھر سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اس رات میں اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں رو لائی تھی۔ زین مجھے اپنے چھوٹے سے گھر لے گیا تھا۔ اس نے مجھے بے انتہا محبت دی تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا وہ، مگر والدین کی محبت کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہو سکتا نا۔ مجھے بس یہی ڈر تھا، اس بھری دنیا میں میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میرا یہ خوف اس دن ختم ہوا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ ایک بہت ہی پیارا رشتہ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ میں زین کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ نہ جانے کب گھر واپس آئے گا اور اسے میں یہ خبر سناؤں گی۔ شام گئے جب زین گھر لوٹا تو میں بولی، زین، میں تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی خبر سنانے جا رہی ہوں۔ زین، ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ میری بات سن کر زین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ بولا، مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم ڈاکٹر سے چیک اپ کروا آتے ہیں۔ میں اس کی بات مان گئی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ مجھے کسی خاص منصوبے کے تحت گھر سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے گھر سے بہت دور مجھے ایک ویرانے میں لے گیا تھا، وہاں وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ زین جو میرے بغیر مر جانے کی قسمیں کھاتا تھا، اس نے نہ صرف مجھے بے آسرا کیا تھا بلکہ اپنی ہونے والی اولاد کے سر سے بھی چھت چھین لی تھی۔ میں سڑک کنارے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ساری باتیں مجھے بہت صاف صاف سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت تار تار کر کے گھر سے نکلتی ہیں، ان کے حصے میں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں بھری دنیا میں بے آسرا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ خوف و ہراس سے میری طبیعت بگڑنے لگی، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میں بس روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تب ایک بہت بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اس گاڑی میں کون موجود ہے اور اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تبھی اس گاڑی میں سے ایک بہت ہی شفیق چہرے والی عورت نکلی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر سڑک کنارے بیٹھ چکی تھی۔ اس نے میرے سر پر پیار دیا اور بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم بہت مشکل میں دکھ رہی ہو۔ مجھ سے تمہاری یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، اس لیے تمہارے پاس آ گئی۔
मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आंटी मैं अभी 1 माह की हामला हूँ, मगर मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़ के फरार हो गया है। वो बोली, क्यों, क्या बात है, तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? मैंने जोर जोर से नफे में सर हिला दिया। मैं बोली, जब मेरे शौहर ने सुना कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो औरत बोले, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास छोड़ आती हूँ, तुम दोनों की सुलह भी करवा दूंगी और उसे समझा भी दूंगी कि ऐसी हालत में बीवी के साथ बुरा रवैया नहीं रखते, नहीं तो इसका असर बच्चे पर होता है। मैं इस औरत की बात सुनकर खुश हो चुकी थी, फिर जल्दी से उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। वो मुझे मेरे बताए हुए पते पर ले गई। मैं बहुत खुश हुई कि चलो मैं अपने घर तो वापस आ गई हूँ, मगर मुझ पर आसमान तब टूटा जब मैंने दरवाजे के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा था। दीवार के ऊपर ये नोट भी चिपसा था कि ये मकान बराए फरोख्त है। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि अब बेघर और बेसहारा हो गई हूँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं था। तब वो औरत मुझे पास आकर बोली, बेटी अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैंने उसकी बात मान ली, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो औरत मुझे अपने घर तो ले गई थी, मगर बोली, अभी मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने घर में किसी से मिलवा नहीं सकती, क्योंकि मेरा शौहर बहुत ज्यादा शक्की मिजाज है। जब तक मैं घर के हालात को तुम्हारे हक में बेहतर न कर लूं, तुम इसी कमरे में रहना। सच तो यह है कि मैं भी किसी से सामना नहीं करना चाहती थी। एक कमरे में बैठे रहना मेरे लिए किसी गनीमत से कम नहीं था। इस कमरे में दुनिया जहान की हर नेमत मेरे पास मौजूद थी। नौकर चाकर मेरी खिदमत के लिए बार बार आते थे। वो औरत जो मुझे यहाँ लाई थी, वो भी दिन में एक बार मेरे पास आकर मेरी खैर खैरियत मालूम कर लिया करती थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, जबकि एक बहुत ही चौंका देने वाला वाकया रोनुमा हुआ। वो औरत जो मुझे अपने घर लाई थी, इसका नाम फौजिया था। वो एक दिन मेरे पास कमरे में जर्द रंग की साड़ी पहन कर आई थी। इसके आते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बेवक्त सोई होंगी। मैं शाम की सोई हुई थी, मेरी आंख अगली सुबह जाकर खुली थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी इस बात का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ थी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मेरे पूरे वजूद में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी। मेरे सर में बहुत दर्द था। सोचा नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे से मुल्हक्का वॉशरूम में चली गई। मगर जैसे मेरी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी, मैं दंग रह गई। मेरे माथे पर कालक लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। तभी मैंने अपने पूरे वजूद का जायज़ा लिया। मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे पाँव पर भी कालक लगी हुई थी। कहीं ये सब फौजिया आंटी का किया धरा तो नहीं है। मुझे जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने अपना सर झटक दिया था। मैं अपनी मोहसिना पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि आज मैं फौजिया आंटी के घर जाकर ये मालूम करूंगी कि आखिर मेरे साथ ये हरकत कौन कर सकता है। इसलिए मैं नहाकर जब बाहर आई तो घर की जानिब खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी 2 मुलाजमाएं जल्दी से मेरे पास आई थीं। कहने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बोली, मैं फौजिया आंटी के घर जा रही हूँ। उन्होंने मुझे रोक दिया और कहने लगी, फौजिया बीबी ने सख्ती से मना किया है कि हम लोग आपको घर की जानिब जाने न दें। मैं चुपचाप वापस बेड पर आकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि जब वो आज मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें सारा माजरा सुना दूंगी कि आपके घर में मेरे साथ ये हरकत न जाने किसने की है। मैं बड़ी बेसब्री से फौजिया आंटी का इंतजार कर रही थी, मगर न जाने वो क्यों बहुत देर से आई थी। उन्होंने आज भी कल वाली जर्द साड़ी पहन रखी थी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी ताकि उनसे बात कर सकूं, मगर तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बहुत ही गहरी नींद सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे माथे और पांव पर कालक लगी हुई थी। मुझे इस जगह पर आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। इससे पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर न जाने अब पिछले 2 दिनों से हालात क्यों बदल गए थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि न जाने ये सब हो क्या रहा है। अब हर रोज ऐसा ही होता। हर शाम फौजिया आंटी मेरे पास जर्द साड़ी पहन कर आती थीं। उनके आते ही मैं बेहोश हो जाया करती थी। फिर सुबह आंख खुलती तो कालक चेहरे पर लगी हुई होती थी। अब तो इन तमाम सरगर्मियों को पूरा हफ्ता हो गया था। मैं बहुत ज्यादा घबराई सी रहती थी। इतना तो मैं समझ गई थी कि ये सब फौजिया आंटी ही कर रही हैं।
वही मुझे बेहोश करके न जाने फिर क्या क्या करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस वाक़ये की तह में ज़रूर जाऊंगी, मगर ये सब तभी मुमकिन था जब मैं अपने होशो हवा से बेगाना न होती। मैंने बहुत सोच विचार की थी, आखिर मैं कैसे रात भर जाग सकती हूँ। तब मेरे ज़हन में एक बहुत ही अच्छा ख्याल आया। मैं जानती हूँ कि किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए कोई दवा सूंघाई जाती है। अगर मैं ये दवा ना सूंघूं तो मैं बेहोश नहीं हो सकती थी। इस चीज़ का हल मैंने ही निकाल लिया था। मैंने अपने पास कोई चीज़ रख ली थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही फौजिया आंटी मेरे पास आएंगी, मैं वो रुई अपने नथनों में डाल लूंगी। रुई मैंने अपने सरहाने को उधेड़ कर निकाली थी। खैर, अगले दिन मैं आंटी का इंतजार करती रही थी। जब शाम हुई तो मैंने बड़ी महारत से अपनी नाक में रुई ठूंस ली। इससे बस इतना ही हुआ था कि मुझे सांस तो आ रही थी, मगर थोड़ी सी मुश्किल। मगर कोई भी खुशबू या बदबू को मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर बाद फौजिया आंटी कमरे में दाखिल हुई थीं। उन्होंने आज फिर जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो कदम कदम चलती मेरे करीब आ रही थीं। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मूंद ली थीं और बेहोश होने का नाटक करने लगी। फौजिया आंटी ने जल्दी से मुलाजमा को आवाज दी थी और कहने लगी, जल्दी आओ, माहिरा बेहोश हो गई है। इनकी बात सुनकर जल्दी से मुलाजमा आगे बढ़ी थी। मैं ये सब वक्फे वक्फे से थोड़ी सी आंख खोलकर देख रही थी। फौजिया आंटी ने मेरे अंगूठे पर नीली स्याही लगाई थी। वो मेरा अंगूठा न जाने किन कागजात पर लगा रही थी। मैं बेइंतहा परेशान हो चुकी थी। फिर उन्होंने न जाने किस चीज के साथ मेरा अंगूठा रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया था। इस पर से निशान बिल्कुल मिट गया था। फिर उन्होंने अपने पास एक प्लेट में पड़ी कालक मेरे चेहरे पर लगाई थी। अब वो दीवानावार हंसती चली जा रही थी, साथ साथ कहती, तुम जैसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। घर से भागी हुई लड़की जिल्लत की हकदार होती है। मैं ये सब बातें सुनकर कांप रही थी। वो कहने लगी, तू जब घर से भागी होगी, तेरे बाप के मुंह पर कैसे कालक मली होगी? वो भी इस सब का हकदार था। तेरा वडेरा बाप बहुत घटिया था माहिरा। उसी के किए की सजा तुझे मिली है। तू जानती है क्या कि तेरा बाप और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उसने मुझे अपनी मोहब्बत भरी बातों में फंसा लिया था और फिर जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो वो वापस गांव चला गया था। उसने मुझसे हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर लिया था। मैं उसके इश्क में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसकी खातिर अपना घर छोड़कर उसके गांव चली गई, मगर उसने तो मेरी तरफ देखकर मुंह फेर लिया था। वो बोला, घर वापस चली जाओ। मैं रोने लगी और बोली, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला कर आई हूँ, वापस नहीं जा सकती। वो गुस्से से बोला, मुझे घर से भागी हुई लड़कियों से शदीद नफरत है। मैं तुम्हें अपना तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम मेरी हवेली में मुलाजमा बनना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके लहजे की हकारत मुझे अंदर ही अंदर से जलाकर राख कर रही थी। मैंने उसे बहुत वास्ते दिए। उसने मुझसे निकाह कर लिया, मगर हवेली से बहुत दूर, अपने गांव से बहुत दूर। वो मुझे यहाँ इस शहर में ले आया और यहाँ पर मकान दिलवा दिया। कहने लगा, अगर कभी तुम्हें मुझसे बेहतर इंसान मिल गया तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और खुद अपने हाथों से तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। वो मुझे तनतनहा छोड़कर चला गया। महीने में एक दिन के लिए मेरे पास आता था। उसने मुझे बताया कि उसके वालिदैन ने उसकी शादी ज़बरदस्ती ही उसकी पुप्पो की बेटी से करवा दी थी और अब वो एक बच्चे का बाप भी बन चुका है, जिसका नाम उसने माहिरा रखा था। वो बहुत मोहब्बत करता था तुमसे। तब मैंने अहद कर लिया था कि इस लड़की के ज़रिए ही मैं शहबाज को रुसवा करूंगी। तो देखो, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया ना। उसने सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम पर लगा दी थी, वो भी मैंने तुमसे ऐंठ ली है। तुम जानती हो क्या, इस जैन नामी लड़के को मैंने ही भेजा था। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। कहने लगी, माहिरा, आज मैं तुमसे ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तेरा बाप आया बैठा है मेरे घर। वो आज बहुत उदास है। उसकी झुकी हुई आंखें देखकर दिल को सुरूर मिल गया है। इसकी वजह से कभी मेरे बाप की आंखें भी यूं ही शर्म से झुक गई थीं। फौजिया आंटी इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई थीं। उसके साथ ही बाकी मुलाजमाएं भी चली गई थीं। फौजिया आंटी आज इतनी खुश थीं कि कमरे को बाहर से बंद करना भी भूल गई थीं। मैं भी भागती हुई बाहर निकल गई और इस तरफ भागती ही चली जा रही थी जहां से मेरे बाप की आवाज़ आ रही थी। मैं उनके कदमों में जा गिरी थी। फौजिया आंटी मुझे देखकर घबरा गईं। अब्बू मुझे देखकर सकते में आ गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब्बू, आप मर्द दूसरों की बेटियों पर इतना ही जुल्म किया करें जितना अपनी बेटियों पर सह सकते हैं। आपने फौजिया आंटी के साथ जो कुछ किया, उन्होंने वो सब मेरे साथ कर दिया। जैन को इन्होंने ही भेजा था।
मुझे यहाँ कैद उन्होंने ही रखा था। अब्बू, आपने उनके साथ अगर इतना बुरा ना किया होता तो क्या आज मेरे साथ ये सब होता? मेरे अब्बू पहले ही टूटे हुए थे। मैंने उनको एक एक बात बता दी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वो कहने लगे, माहिरा, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है। तब फौजिया आंटी कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरे बाप की भी बहुत बदनामी हुई थी। और फिर आखिर में मुझे क्या मिला? कैदे तन्हाई और ये चंद मुलाजिम। शहबाज, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। अब्बू ने मेरी जुदाई का इतना बड़ा गम सहा था कि अब उनका दिल इंतहाई कमजोर हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर फौजिया आंटी से माफी मांग ली थी और उन्हें अपने साथ अपनी इज्जत बनाकर हवेली ले गए थे। मैं भी उनके साथ ही गई थी, मगर सच कहूँ तो पहले वाली माहिरा मर गई थी। मेरी कोख में पलने वाला जैन का बच्चा भी मर गया था। बाद में मुझे पता चला कि फौजिया आंटी खाने में मुझे कुछ ऐसा मिलाकर खिलाती थी। खैर, अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब अब्बू ने मेरी शादी एक और बहुत अच्छी जगह कर दी है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, मगर मेरी गलती आज भी मुझे अंदर ही अंदर से खा रही है। मैं खुद को आज भी माफ करने में नाकाम रही हूँ।